हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज सनत सर। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देने के लिए कुछ टिप्स देने वाला हूं आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि प्री बोर्ड अब काफ़ी जगह स्टार्ट हो चुके हुए हैं और कई बच्चों को काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आए होंगे और कई जगह बच्चों को कुछ कम मार्क्स भी आए होंगे। सो मैंने सोचा कि कुछ एक आप लोगों के लिए टिप्स बना दूं, क्योंकि मैंने काफ़ी कॉपियाँ चेक की और मुझे बहुत जगह लगा कि कुछ इंप्रूवमेंट और होगा। तो जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कुछ उनके आंसर सही है बट स्टिल दे आर गेटिंग द लेस मार्क, तो ऐसे क्या बातें होती हैं जो एक एग्जामिनर के दिमाग में चलती है, एग्जामिनर किन बातों को नोटिस ज़्यादा करता है, कहाँ पे वो थोड़ा कम करता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा ताकि इससे आपका ओवरऑल मार्क्स आप ज़्यादा स्कोर कर सको। ठीक है, तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो को अगर मैं बात करूँ तो इसको मैंने 2-3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है और ओवरऑल जो इस वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस है कि ताकि आप लोगों को लिटरेचर या कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट हो उसमें आपको ज़्यादा मार्क आ सके कम से कम एफर्ट देके। ऐसे एफर्ट तो कम नहीं लगेगा अगर आप इनिशियली से अगर एफर्ट दे रहे हैं, अगर शुरू से एक आदत है कुछ सर्टेन चीज़ों को करने की, तब तो आपको काफ़ी कम एफर्ट लगेगा, नहीं तो थोड़ा एफर्ट अभी देना होगा, बट उसके रिजल्ट्स आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रेजेंटेशन। देखिए, प्रेजेंटेशन इज़ द की। प्रेजेंटेशन ही सब कुछ होता है थ्योरी पेपर में। प्रेजेंटेशन से मतलब मेरा क्या होता है, जैसे कि अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो आप पैजामा में नहीं जाते हैं, आप अपने आप को वेल ग्रूम करके जाते हैं, अच्छे से सूट पहन के, एकदम दाढ़ी मूंछ को अच्छे से एकदम सेव करवा के, अच्छे से परफ्यूम से ज्वेलरी जो भी पहनना अच्छे से पहन लिया। ओवरऑल प्रेजेंटेशन ऐसा नहीं होता ना कि आप शर्ट अच्छा पहन लिया, पैंट पुराना पहन लिया या जूता खराब पहन लिया, बिना चप्पल के चले, ऐसा तो नहीं ना, आप ओवरऑल अच्छे से बन के जाते हो। ठीक है, सो प्रेजेंटेशन भी उसी तरीके से होता है। अब प्रेजेंटेशन के अंदर देखिए सारा ओवरऑल प्रेजेंटेशन के अंदर ही सारा पॉइंट कवर अप हो जाता है। प्रेजेंटेशन मीन्स ओवरऑल अपने आंसर को किस तरीके से लिखा। तो इसमें जो हमारा सबसे पहले बात आता है वो होता है मार्जिन एंड ओवर राइटिंग। तो हम पहले मार्जिन को समझेंगे। देखिए, कई बच्चे इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं मार्जिन का। सिर्फ आपको मार्जिन बेसिकली क्यों दिया जाता है, मार्जिन आप क्यों देते हैं। देखिए, मार्जिन नेचुरली आप क्वेश्चन को देने के लिए क्वेश्चन नंबरिंग सिस्टम होती है, हम जनरली मार्जिन में वही लिखते हैं। लेकिन आपको एक बात और समझना होगा कि जब भी आप आंसर देखते हैं इस तरीके से, आंसर जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, या क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि ये मार्जिन ऐसे लिया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, अभी आप देखना क्या होगा, 3, 4, 5, then 2, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये क्या होता है ना कि एक थोड़ा सा एग्जामिनर के टाइम में कभी क्या होता है कि अगर ये 2 आपने नहीं लिखा है तो ये कन्फ्यूज़न वाला टॉपिक हो जाता है। तो एग्जामिनर को देखिए, एग्जामिनर को आपको ये कोशिश करना है कि आपके कॉपी में उसे कम से कम मेहनत लगे। ये सब नहीं कि पेपर ब्लैंक ही छोड़ के चले जाओ। एग्जामिनर को कम से कम मेहनत लगे कि आपका आंसर आपने इतने अच्छे तरीके से लिखा हो, इतने अच्छे तरीके से लिखा हो कि उसे ज़्यादा कुछ लगे ही नहीं कि आपकी कॉपी में चेक करने की ज़रूरत है। आंसर वो तुरंत देख रहा, 2-3 लाइन ऊपर देखा, नीचे से देखा, उसे लगे हाँ इस लड़के तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है। तो आपको कोशिश करना आप वैसे आंसर दीजिए। वो आप कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको एक इसका बेटर वे समझाता हूँ। जैसे अगर ये जो मार्जिन है, मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, देखो एक होता है क्वेश्चन, एक होते हैं उसके सब क्वेश्चंस। तो आप जो ये पहली मार्जिन होती है, आप इसमें क्या करो, सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखने के लिए यूज़ करो। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 1 का ये पहला पार्ट है, 1 लिखो और उसकी इस मार्जिन के राइट में आप क्या लिखो, ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, डी लिखो। ठीक है, और ए और बी के बीच में आप क्या करो, जब भी आप आंसर चेंज करो तो एक पैरा, एक लाइन आप एम्प्टी छोड़ दो, फिर बी लिखो, फिर अगेन छोड़ो। इससे क्या होगा, काफ़ी कॉपी आपकी आंसर्स काफ़ी ज़्यादा सुंदर, नीट एंड क्लीन दिखेगी। ठीक है, और ये जो आपका लेफ्ट मार्जिन है, बस इसको स्पेसिफिकली आप रिस्ट्रिक्ट करो सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखने के लिए। अगर कोई क्वेश्चन का कोई सब सेक्शंस नहीं है तब तो बस इसी में आप क्वेश्चन नंबर लिखे आप उसके आंसर को यहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आपका ओवरऑल इंप्रेशन कॉपी को, जैसे एग्जामिनर को तुरंत पता चल जाता है। देखिए, यही मैं आपको कह रहा हूँ कि जल्द से जल्द एग्जामिनर अगर आपका कॉपी चेक कर सके, जैसे उसे कोई लगे कि नहीं उसे एक्स्ट्रा एफर्ट देने पड़ेगी, उसका काम है कि आपके आंसर को जज करना। अब वो क्वेश्चन नहीं खोजेगा कि आपने क्वेश्चन नहीं लिखा, क्वेश्चन में लिखा, आप क्वेश्चन पता करो, ये चीज़ उसका काम नहीं था, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आप खाना बना रहे हो, आप प्रेजेंट करके आप उसको दे रहे हो कि आप चेक करो, देखो, तो उसका ध्यान आप अननेसेसरी चीज़ों पर अगर आप डाइवर्ट करोगे ना, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को, वो आपको आंसर को जज करने टाइम में उस बात का ध्यान रखेगा। दूसरी बात वो आप लोग के ध्यान रखना कि आप क्लास 6, 7, 8 के बच्चे नहीं हैं, आप एक अब सीनियर स्टूडेंट हैं, आप अब सीनियर सेकेंडरी के स्टूडेंट हैं। तो आपके आंसर में वो एक प्रोफेशनलिज्म दिखना चाहिए कि आप एक प्रोफेशनल की तरह आंसर लिख रहे हो। ठीक है, तो ये था पहला पॉइंट। दूसरा, ओवर राइटिंग आप मत किया करो। देखो, गलतियां होती हैं, मैं नहीं कह रहा हूं गलतियां नहीं होती, लेकिन गलतियां स्पॉट कैसे होंगी,
अब या तो एग्जामिनर आपके आंसर को लाइन बाय लाइन चेक करे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है कि हम एक एक लाइन को चेक करें। हाँ, क्वेश्चन होते हैं कि 2-3 लाइन ऊपर से देख लिया, किसी रैंडम में चला गया। लेकिन जब आप उसको हाईलाइट कर दोगे ना, गलती को कट कर बार बार कट करके ओवरराइट कर दोगे, तो इससे देखो 2 नुकसान होंगे। पहली बात यह कि आपकी गलती आपने खुद ही बता दी कि मैंने गलती की है, ठीक है, तो गलती आपने बता दिया तो फिर एग्जामिनर तो उसका मार्क्स कट करेगा ही करेगा, ठीक है। दूसरा, जो बच्चा काफ़ी ज़्यादा ओवर राइटिंग करता है उसके बारे में एक बात एग्जामिनर को ये पता चलता है कि इसने प्रैक्टिस कम की है। देखिए, एक स्टूडेंट वो होता है जो जब भी क्लासेस एकेडमिक ईयर चल रहा होता है, वो क्या करता है, हर चीज़ को लिख लिख के प्रैक्टिस करता है। जब वो ऐसा करता है तो उसे पहले से पता चल जाता है कि अच्छा मैं इस चीज़ को गलती लिखता हूँ, वो उसको इम्प्रूव करके उसको बेटर वर्सन लिख लेता है। और बार बार लिखने की वजह से क्या होता है कि जब वो फाइनली एग्जाम के प्रिपेयर हो जाता है तब उसे कोई गलती नहीं होती है। तो आपने दूसरी बात भी अपने बारे में बता दिया कि आपने सफिशियंट प्रैक्टिस उसके सब्जेक्ट में नहीं किया है। तो इस वजह से क्या होगा कि एक आइडिया तो मिल गया कि अच्छा ये लड़के ने प्रैक्टिस नहीं किया, तो आपको मार्क्स कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो ये दूसरी बात का ध्यान रखना। तीसरी बात है आपका वर्ड लिमिट। देखो, वर्ड लिमिट को आपको तो अच्छे से आपको कोशिश करना हो कि आप वर्ड लिमिट को आप रीच करो, वर्ड लिमिट को आप अटेन करो, गेन करो। देखो, हर क्वेश्चन के ऊपर में क्या होता है, वर्ड लिमिट लिखा होता है। उससे पहले आप एक बात समझो, लिटरेचर पेपर साइंस या मैथ्स की तरह नहीं है जहाँ पे आप फैक्ट्स के बारे में टू द पॉइंट लिख दिया, मार्क्स आ गया। लिटरेचर पेपर इज टेस्ट अबाउट ऑफ योर राइटिंग कैपेबिलिटी। आप कितना लिख सकते हो, आपको उस टॉपिक के बारे में आपने कितना अच्छे से समझा है और आप कैसे उसे अपने शब्दों में कैसे लिख सकते हो। तो आप जितना ज़्यादा एक्सप्रेस करोगे उसके बाद आपके बारे में पॉजिटिव बात जाती है। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप 1 मार्क के क्वेश्चन को आप 6 मार्क के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू लिख देंगे, ये बेवकूफ़ी होगी। 1, 2, 3 मार्क के क्वेश्चन, 1, 2, 3 मार्क के क्वेश्चन तक वो आप 1 मार्क क्वेश्चन है तो 1 से 2 लाइन में लिखो, 2 मार्क का क्वेश्चन है 2 से 3 लाइन में, 3 मार्क का क्वेश्चन है 5-6 लाइन में लिख दिया, दैट इज़ एनफ। मेन बात आपका 4 to 6 मार्क के क्वेश्चन में, 4 to 6 मार्क के 4 का क्वेश्चन है तो आप 100 मार्क्स तक जाओ, 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 150 तक में आप जाओ, 6 मार्क का क्वेश्चन है तो 150 प्लस। नेचुरली एक आपके बारे में एक इंप्रेशन, एक टीचर के मन में क्या होता है कि 6 मार्क का क्वेश्चन है तो बच्चा 1 से ज़्यादा पेज में तो लिखेगा ही लिखेगा। 6 मार्क का मतलब ये होगा कि आपके बारे में, आपको उस टॉपिक में जितना भी नॉलेज है आप पूरा एक्सप्रेस कर दो, ठीक है। सो ये वर्ड लिमिट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और वर्ड लिमिट आप कैसे अटेंड कर पाओगे? देखिए, अगर आप शुरू से प्रैक्टिस करते हैं लिखने का, इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्री बोर्ड के टाइम आ चुके हैं, दिसंबर चल रहा है, आप अभी से क्या करो, सेक्शन डी या 6 मार्क के क्वेश्चन का सेट उठाओ, राइटिंग सेक्शन, लिटरेचर सेक्शन, और उसको लिखने की कोशिश करो अपने वर्ड्स में। और तब इससे क्या होगा, वर्ड लिमिट आप समझना शुरू कर दोगे कि कितना ज़्यादा हमको आइडिया है, कहाँ हमसे कुछ कमी हो जा रही है, हम कैसे इसको और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका फ्रेज एंड वर्ड मीनिंग। देखिए, इसको हम लोग कहते हैं चेरी ऑन द टॉप। देखिए, अगर आप आंसर लिखने टाइम, देखिए 2 तरीके के आंसर होते हैं। एक होता है जेनरिक आंसर। जेनरिक मतलब हाँ, इन जनरल, अच्छा बच्चे ने समझा, मोटा मोटी इंग्लिश उससे आता है, उसने लिख दिया। अगर ये 5 मार्क क्वेश्चन है तो मैं क्या कर दूँ, उसे 3, 3.5 या इतने मार्क्स में उसे दूंगा, ठीक है। और एक आंसर होता है, एक बच्चा होता है जिसने क्या किया, इंग्लिश को एक आर्ट की, एक कला की तरह उसका कॉपी देख के लगता है कि इसने कितना ज़्यादा मेहनत किया, एफर्ट दिया है। जैसे वो अगर कुछ याद करेगा तो वो फ्रेजेस भी कोट करेगा। जैसे अगर लिख रहे हो कि राम अपने माँ का काफ़ी प्यारा लड़का था, ठीक है, तो उसने कि राम वॉज लाइक एन एप्पल्स आइज फॉर हिज मदर, ठीक है। तो अब यहाँ समझो उसने फ्रेज यूज किया। अब इससे क्या होता है, उसकी आंसर की खूबसूरती और बढ़ गई। और जब भी आप कभी किसी तरह के टेक्निकल वर्ड्स यूज करते हो तो उसे जरूर डबल कोट्स, अंडरलाइन जरूर किया करो, हाईलाइट करो, एग्जामिनर को दिखाओ कि आपने मेहनत किया है। तो इससे पता चलेगा कि आप उस सब्जेक्ट को कितना ज़्यादा इज्जत से लिख रहे हो, उसकी कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हो। तो ये आपके प्लस पॉइंट आपके साइड जाएगा और एग्जामिनर आपको मार्क्स देने में इस बात का ध्यान रखेगा, लड़का अच्छा है, इसको हमें और ज़्यादा प्रोत्साहित करना होगा, ठीक है। तो ये बात आप उसका जरूर ध्यान रखना। इसके बाद जो हमारे अगले पॉइंट है वो है रीडिंग केयरफुली। देखिए, जब भी कॉम्प्रीहेंशन का सेट स्टार्ट होता है, मैंने कई बार देखा कि बच्चे कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस को पढ़ते ही नहीं है और आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना। पहले आप कॉम्प्रीहेंशन को, आप जो भी आपको क्वेश्चन मिला हुआ है स्पेसिफिक, मैं तो ये कहता हूँ कि आप पूरे कॉम्प्रीहेंशन में टाइम भी वेस्ट मत करो। मेरा जो मतलब ट्रिक होता है कि मैं कैसे कम टाइम में, मैं क्या करता हूँ, पहले क्वेश्चन देख लेता हूँ, अच्छा क्वेश्चन इन टॉपिक्स के बारे में पूछ रहा है, उसके बाद फिर मैं जाता हूँ डायरेक्टली कॉम्प्रीहेंशन पे और मैं देखता हूँ कि अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 में ये इस टॉपिक के बारे में पूछ रहा था। अगर मान लो चलो कि माउंटेन के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, माउंटेन के लेंथ, विड्थ, हाइट, उसके ज्योग्राफी के बारे में बात हो रहा है, तो मुझे एक आइडिया मिल चुका, अच्छा इस ओवरऑल कॉम्प्रीहेंशन में हमारे लिए ये
पॉइंट्स, माउंटेन के ज्योग्राफिकल लोकेशन, स्टेट, इससे क्या फ़ायदा क्या नहीं, यही 4-5 क्वेश्चंस का दायरा है। तो मैं क्या करता हूँ, जब मैं कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना स्टार्ट करूँगा तो मैं जहाँ से वो लाइन्स आएंगे मैं उसे अंडरलाइन कर लेता हूँ पहले ही। अच्छा ये टॉपिक है, यहाँ टॉपिक। अच्छा, क्योंकि इससे फिर क्या होता है ना, एफर्ट मेरा बचता है। आप क्या कर रहे हो कि आपने पहले कॉम्प्रिहेंशन उठाया, आप पूरा डिटेल में एकदम पढ़ना शुरू कर दिया, उसमें आपका 10 मिनट चला गया। उससे बेटर है कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन देखो कि अच्छा, क्योंकि जितना क्वेश्चन है आपको उतना ही बात की कॉम्प्रिहेंशन में से एक्सट्रैक्ट करनी है। तो पहले अगर आपको आइडिया लग जाए कि मुझे क्या आंसर देना है, तो आप पढ़ने के टाइम पे आप उसे खोज सकते हो। तो इससे आपका मेहनत बचता है। ठीक है, सो ये मेरी तरफ से आपको एक बोनस टिप था। इसके बाद है आपका टाइम मैनेजमेंट। देखिए, इंग्लिश पेपर में क्या ना कि टाइम लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार होता है कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें आ रही है और आप उसको इतना लिखने लग गए कि आप आते हुआ क्वेश्चन में छूट गया। ये भी नहीं होना है। मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप सेक्शन सी, लिटरेचर सेक्शन, अगर लिटरेचर सेक्शन को आपने 1.5 आवर में पूरा कवर अप कर लिया, ये एक टारगेट रखना चाहिए। तो आप मान के चलो कि आप कॉम्प्रिहेंशन पार्ट और ग्रामर पार्ट में अगर आप 1 घंटे भी लगाते हो तो भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप ने इसी में आपको 2 घंटा लगा दिया तो फिर आपके लिए चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी। ठीक है, सो टाइम मैनेजमेंट का जरूर ध्यान रखो। हर सेक्शन का एक टाइम पीरियड, जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठते हो, सेट पे बना रहे हो, मॉडल टेस्ट पे बना रहे हो, तो आप सेक्शंस का एक टाइम लिमिट रखो। मेरे को सेक्शन ए कम से कम 15 से 20 मिनट के अंदर में कर लेना है, सेक्शन बी मुझे हाफ एन आवर में कर लेना है। ठीक है, तो आपका 1 घंटे गए। तो और आप कोशिश करो कि आपको लेस लिटरेचर पार्ट 1.5 घंटे में करना और 30 मिनट्स आपको रिवीजन के लिए रखना है। ठीक है, देखने के लिए कहीं कुछ छूट तो नहीं किया, कहीं कुछ मिस्टेक्स तो नहीं हो गए। तो ये इसीलिए इसके लिए क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट करना होगा। और आप टाइम मैनेजमेंट को आप तभी कर पाओगे जब आप फुल फ्लेज एक पूरा सेट बनाने की आदत है, जब आप सैम्पल पेपर्स को बना रहे हो, जब आप प्रैक्टिस करें। क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आते हैं। बोर्ड के टाइम पे क्वेश्चंस क्या होते हैं ना, क्रिएटिव क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको सोचना पड़ेगा। तो आपको एग्जाम के टाइम में नहीं सोचना है। आपको एनसीईआरटी में आपको हर चैप्टर के लास्ट में क्रिएटिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उसको उठाओ और प्रैक्टिस करो कि मैं 5 मिनट के अंदर, 7 मिनट के अंदर, 6 मिनट के अंदर एक 6 मार्क के क्वेश्चन को लिख पा रहा हूँ कि नहीं लिख पा रहा हूँ, कैसे मैं अपने स्पीड्स को बढ़ाऊँ। ठीक है, सो ये था टाइम मैनेजमेंट। और इससे आप आंसर को प्लान कर लो। तो आंसर को प्लान करने से मतलब मेरा यही था, सेक्शन ए बी सी ये सेक्शंस हो गए, मुझे कितना लिखना होगा, कितने देर में कर लेना होगा। सो ये चीज़ें, ये पॉइंट थे सारे। तो मैंने सोचा कि बच्चों को बता दूँ, क्योंकि अभी प्री बोर्ड्स काफ़ी जगह हो रहे हैं और कई जगह बच्चों को अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। कुछ जगह जो बच्चे अच्छा कर सकते हैं उनके मार्क्स इसी चीज़ों की वजह से कम आ रहे हैं, क्योंकि सर टाइम नहीं हो पा रहा है, टाइम में नहीं हो पा रहा है। तो क्या मैं चीज़ें करूँ? और ये बातें आपको, ऐसा कोई भी सेट हो जिसमें आपको थ्योरी लिखना है, आपको ये पॉइंट हर जगह काम आएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ आइडिया मिला होगा और आपको काफ़ी बातें समझ में आई भी होंगी। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछो। आपको जो भी डाउट्स हैं मैं आपको रिप्लाई करके हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।